जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमेटोलॉजी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीआईसी कवर किया था। मैंने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के आपको ओवरव्यू भी बताया था और उसके बाद हमने डीआईसी भी 2 पार्ट्स में कवर कर लिया था। तो आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़, वैसे हम लोगों ने जो है ना इस वीडियो के अंदर आईटीपी और हिट के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपकी बुक के अंदर छोटा सा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक्सप्लेन हुआ है और ये बेसिकली एक ओवरव्यू का काम देगा। अगर आप ये समझ लोगे तो फिर आप लोगों के लिए ये 2 समझनी आसान हो जाएंगी। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट का जो काउंट है आपकी बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा प्लेटलेट काउंट, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब जहाँ पे भी होता है उसका मतलब होता है डेफिशिएंसी। तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। प्लेटलेट्स हमारे पास स्मॉल डिस्क शेप्ड सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये पूरा सेल नहीं होता, बेसिकली सेल के टुकड़े होते हैं। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और ये किन सेल से डिराइव होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स हमारे पास जाइंट सेल्स होते हैं, उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1,50,000 से 4,50,000 पर माइक्रोलीटर। ये इनकी नॉर्मल रेंज है, ये आप लोगों को आनी चाहिए बच्चों। जब हमारे पास प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा, यानी कि 1,50,000 से कम हो जाएगा, तो हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं बेसिकली वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। कहीं पे भी वेजल के अंदर थोड़ी सी इंजरी होती है, कोई भी टिश्यू इंजरी होती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट फ़ौरन से जाते हैं, वहाँ पे जाके प्लेटलेट प्लग या फिर क्लॉट फॉर्म कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो सके। तो अगर बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं, बॉडी के अंदर अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर प्लेटलेट्स 4,50,000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन हाई प्लेटलेट कोई इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लो प्लेटलेट ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, और हम पढ़ेंगे भी बस लो प्लेटलेट के बारे में। सो आपकी बुक के अंदर ये फैक्ट्स और फिगर्स दिए हुए हैं कि 1,50,000 से कम हो जाएगा तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेवल कर देंगे। अगर 20,000 से 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाएगा तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कोई भी माइनर से ट्रॉमा से भी जो है ना वो ब्लीडिंग रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्लेटलेट काउंट, या एड्स के पेशेंट होते हैं प्लेटलेट काउंट उनके अंदर बहुत कम होता है, तो उनको डॉक्टर ये तक कहते हैं कि आपने दांत भी ब्रश नहीं करने, क्योंकि दांत ब्रश करना भी उनके लिए एक तरह से ट्रॉमा होता है। तो अगर उनका काउंट इधर चल रहा है ना, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा का मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, किसी माइनर ट्रॉमा से भी उनको हेमरेजेस या फिर एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग या गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और अगर 5,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाएगा, यानी कि बैठे बैठाए कोई भी ट्रॉमा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खून आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत कम है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि प्लेटलेट का काउंट कम होगा तो इससे ये कुछ होगा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं कि आखिर होगा क्या अगर प्लेटलेट का काउंट कम होता है। तो जैसे मैंने बात की कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल और सुपरफिशियल वेसल से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्लीडिंग होती है आपको पता है स्किन के नीचे, तो स्किन के ऊपर हमारे पास पैचेस बन जाते हैं जिनको हम पेटेकी या फिर एक्कीमोसिस या फिर परपरा कहते हैं। ठीक है, पेटेकी हमारे पास स्मॉल पर्पल कलर के ब्लॉचेस होते हैं, एक्कीमोसिस हमारे पास ब्लू कलर के बड़े बड़े से धब्बे होते हैं, परपरा हमारे पास पर्पलिश डिस्कलरेशन होती है स्किन की। ये सारी कंडीशंस लो प्लेटलेट काउंट या लो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से हो रही होती है। इसके अलावा गम या फिर नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा हेमरेजेस हो सकते हैं, खासतौर पर सीएनएस के अंदर या जीआईटी ट्रैक के अंदर या फिर यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो है ना वो खुद ब खुद ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो सकता है, इसको इंटरनल ब्लीडिंग भी कहते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के? वैसे आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है ये वाला, ये इसका मेरे ख्याल से एलो भी है आपका, पूरे ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जस्ट एक दफ़ा रीड कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपके जो ब्लॉक है, आपका जो प्रॉफ है, उसके अंदर क्या आने हैं? एमसीक्यूज़ आने हैं। अब एससीक्यूज़ तो है नहीं, एससीक्यूज़ तो बंदा कहता है 5 यूक्यूज़ को रट्टा मार के चले जाओ, वहाँ जाके लिख दो, 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एमसीक्यूज़ के हर एमसीक्यू तकरीबन यहाँ से सिनेरियो बेस्ड बनता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं होगा, अगर आपने बात ऐसे समझी भी नहीं होगी, तो वहाँ आपसे गैस ही नहीं हो सकेगा कि ये डिजीज़ कौन सी है। क्योंकि अगर आप देखो डीआईसी के अंदर भी और आईटीपी के अंदर, हिट के अंदर, हर चीज़ के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये कौन सी कंडीशन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन बारीकियों को समझो ताकि आप वहाँ पे एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर सको। तो हम लोग बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो 2 मेजर कॉज है, या तो आपकी प्लेटलेट की प्रोडक्शन ही बॉडी के अंदर कम हो रही है, प्रोडक्शन तो ठीक हो रही है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बात की थी जैसे आरबीसीज का था कि अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है तो बोन मैरो के अंदर जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं, जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। कंपनसेटरी, जिसको हमने बोला था कि हाइपरप्लेजिया हो रहा था एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स का, तो यहाँ पे भी कंपनसेटरी मेगा कैरियोसाइट्स का जो नंबर होता है, जो काउंट होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और आपने बात याद रखनी है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें ज़्यादातर एड्स या एचआईवी के पेशेंट के अंदर मिल रहा होता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया के अंदर भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, प्लास्टिक एनीमिया के अंदर भी प्रेजेंट कर रहा होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर भी प्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है बच्चों, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमने जस्ट यही बात की कि प्लेटलेट का काउंट जब 1,50,000 से कम होगा तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ये वाले फिगर्स आप लोगों ने याद कर लेने, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। इसका नॉर्मल काउंट भी आप लोगों को आनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तो बॉडी के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं, ताकि जब आपके पास ये सारी चीज़ें आपको सिनेरियो के क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई होंगी तो आपके लिए गेस करना आसान हो कि ये क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की बात हो रही है या फिर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पढ़ लिया। ये मैं आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ। बुक से हम लोगों ने ये वाली चीज़ पढ़ी है, ये एक पैराग्राफ जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, इसको मैंने इस तरह से समराइज करके नोट्स बना के आपके सामने रख दिए हैं। और प्रॉफ में क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ पढ़ सकें, तो इस तरह के नोट्स बने हुए होंगे ईजी से, तो उनको गो थ्रू करना बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज़ वाज़े लिखी हुई है, बजाय ये कि आप इतने ज़्यादा किताबें ख़रीदो, अपने जो है ना अपने खुद नोट्स बनाओ, और एक रजिस्टर इतने से हीमेटोलॉजी के आपके पास नोट्स बन जाएंगे, उन्हीं को आप गो थ्रू करो और 1 घंटे के अंदर वो गो थ्रू हो जाएंगे आपके, बजाय ये कि आप ये सारी डिटेल ये पैराग्राफ्स पढ़ने बैठो, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा ITP, और नेक्स्ट हमारे पास है हैपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फिर हिट। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये TTP और हस कवर करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा ITP। अब हम इसके नाम को तोड़ते हैं। इम्यून का मतलब है कि इसके अंदर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिक का मतलब है कि इसके अंदर प्लेटलेट का काउंट कम होगा। देखो जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अभी पढ़ा है ना, उसी की हम आपके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, डिजीज़ की एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। और परपरा का क्या मतलब होता है? पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन विच इज कॉज बाय ब्लीडिंग अंडर द स्किन। बच्चों ये पेटेकी, एक्िमोसिस, परपरा, ये सारी मैनिफेस्टेशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। सो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है और पर्पलिश डिस्कलरेशन हो रही है स्किन की। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बेसिकली मिस्टेकनली अटैक करने लग जाता है बॉडी के अपने प्लेटलेट्स को। नॉर्मली इम्यून सिस्टम ने क्या करना होता है, जो उसके एनिमीज़ होते हैं, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं और उनको ख़त्म करना होता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको लगने लग जाता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं या प्लेटलेट्स के ऊपर लगी हुई प्रोटीन्स हैं ये बॉडी की दुश्मन है, इसीलिए इम्यून सिस्टम जो है ना वो प्लेटलेट को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्लेटलेट का काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है और उसके नतीजे में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो परपरा बन जाता है। सो इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड डिजीज कॉजिंग लो प्लेटलेट्स लीडिंग टू द पर्पल ब्लीडिंग स्पॉट्स ऑन द स्किन। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा जनरल आइडिया देती हूँ कि प्लेटलेट का नॉर्मली काम क्या होना है कि ये लीक स्टॉपर होता है, यानी कि इसने लीक होने से, वेजल्स को लीक होने से, ब्लड लॉस होने से, ब्लीडिंग होने से बचाना होता है। जैसे कोई ब्लड वेसल की इंजरी होती है, प्लेटलेट वहाँ पर भाग के जाते हैं, स्टिक होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, प्लेटलेट का प्लग बनता है, क्लॉट बनता है और वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर देता है। अब ITP में क्या होता है कि बॉडी को लगता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हार्मफुल हैं और बॉडी इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और उसके नतीजे में वही परपरा, पेटीकी, गम, नोज ब्लीडिंग, ईजी ब्रूजिंग, जो हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे ना, वो सारे यहाँ पर होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको आप लोगों की बुक से दिखाती हूँ, रॉबिन से दिखाती हूँ, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कहते हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक्यूट जो होते हैं वो बच्चों के अंदर होते हैं, खासतौर पर वायरल इन्फेक्शन के बाद, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में बच्चों आपको जो इम्यून सिस्टम होता है वो पहले बहुत ओवर एक्टिवेटेड हुआ होता है और बच्चों के अंदर ये सेल्फ लिमिटेड होती है। लेकिन जो क्रोनिक ITP होती है ये इंसीडियस ऑनसेट होती है, ये ग्रेजुअली होती है, ये विमेन को अफेक्ट कर रही होती है 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में। इसमें कुछ भी ऐसा खास समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो बच्चों की हमारे पास मिसाल के तौर पर प्लेटलेट है, प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर लगी हुई होती हैं प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के 2 नाम भी मेंशन किए हुए हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A और एक है ग्लाइकोप्रोटीन 1B9 कॉम्प्लेक्स। अब इन प्रोटीन का रोल क्या होता है कि ये प्लेटलेट को हेल्प कर रहे होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है कि उसने प्लेटलेट प्लग बनाना होता है, ब्लड वेसल जहाँ से डैमेज हुई होती है उसको वहाँ से रिपेयर करना होता है। तो प्रोटीन जो है ना हेल्प्स द प्लेटलेट स्टक टू डैमेज ब्लड वेसल एंड एग्रीगेट विद ईच अदर। अब ITP में क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट की प्रोटीन्स लगी हुई थी ना, इनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। कहाँ पे? स्प्लीन में। ठीक है, प्लेटलेट की जो प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A या 1B9 कॉम्प्लेक्स, जिसने प्लेटलेट को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प देनी थी, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी तो प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से परपरा, पेटीकी,
वगैरह प्रेजेंट स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रहा होता है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन का प्रोसेस? स्प्लीन के अंदर। ना सिर्फ स्प्लीन में एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं प्लेटलेट के खिलाफ, बल्कि जब एंटीबॉडीज़ उन प्लेटलेट्स को कोट कर लेती हैं और वो जो प्लेटलेट होता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसकी डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन के अंदर ही हो रही होती है। यानी कि एंटीबॉडीज़ की यानी तबाही का सामान भी यहीं पे बन रहा होता है, और जब तबाह हो जाता है प्लेटलेट तो उसको दफनाया भी यहीं पे जा रहा होता है। एंटीबॉडीज़ भी यहीं पे बनेंगे, और जो प्लेटलेट्स कोट होते हैं एंटीबॉडीज से वो डिस्ट्रॉय भी यहीं पे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्प्लीन का साइज़ इस कंडीशन में नहीं बढ़ता, तो स्प्लीनोमेगाली तो ऐसे हमें देखने में नहीं मिलती। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर स्प्लीनोमेगाली नहीं मिलती। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आ रहा है जिसके अंदर स्प्लीनोमेगाली, अब स्प्लीनोमेगाली तो बहुत सारी कंडीशंस में होती है, ठीक है, और बहुत सारे आरबीसीज के डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर हो रही होती है। इसके अलावा ख़ास जैसे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर, और बहुत सारे ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज हैं, सीएमएल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे स्प्लीनोमेगाली। तो प्लेटलेट में आपने याद रखना है कि आईटीपी के अंदर स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम स्प्लीनेक्टमी कर दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। स्प्लीनेक्टमी क्यों बेनिफिशियल होगा? क्योंकि अगर आप स्प्लीन को काट के रिमूव कर देंगे तो जहाँ पे एंटीबॉडीज़ बननी थी प्लेटलेट के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज़ अब नहीं बन पाएंगी, और जो प्लेटलेट वो जहाँ पे दफनाया जाना था, प्लेटलेट कोट होने थे, तो वो भी अब वहाँ पर नहीं होंगे। अब कैसी फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको कैसी मिलेंगी? जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा वहीं पे टीकी है, इजी ब्रूजिंग है, वही नो एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, हैमरेजेस आफ्टर माइनर ट्रॉमा। जाहिर है जब प्लेटलेट का काउंट कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो मैनिफेस्टेशन होंगी वही आईटीपी के अंदर ही आएंगी, कुछ नया तो नहीं आएगा। और लेबॉर्ट्री आप टेस्टिंग क्या करा सकते हैं? आप सीबीसी कराएंगे तो उस पर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। जाहिर है नाम ही उसका इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा है। और बोन मैरो के अंदर अगर आप देखें तो कंपनसेटरी राइज मिलेगा आपको मैकोकैरियोसाइट के अंदर। अब हमने फ्लो चार्ट की मदद से जो है ना वो सारा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देती हूँ। दो टाइप से, एक्यूट और क्रोनिक। एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्लेटलेट सरफेस प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 एंड 1b9 कॉम्प्लेक्स आर मेड इन स्प्लीन। ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करेंगी प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, पट्टे की इजी ब्रूजिंग, हैमरेजेस, एपिस्टेक्सिस और गम ब्लीडिंग। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो स्प्लीनेक्टमी में आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आईटीपी जो है ना वो समझ आ चुका होगा। आपकी आपकी बुक के अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ है। कोई भी बात इसमें से ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दफ़ा रीड करोगे काफ़ी हो जाएगा। अभी देखो आपको 2 पेजेस के अंदर सब कुछ समराइज़ करके ऐसे प्यारा सा करके बता दिया। आप लोग बस यही फ्लो चार्ट अगर रिवाइज कर लो ना, प्रॉफ में जाते जाते बस बंदा जो है ना से निकल रहा होता है सेंटर में जाने के लिए, हॉस्टल से निकल रहा होता है कॉलेज जाने के लिए, तो बस बंदा इसी को देख ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे 2 मिनट लगेंगे, इसको देख लो और ये आपका टॉपिक तैयार है। मैंने आप लोगों को एंड में ये फ्लो चार्ट भी दे देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक पेज के अंदर मैंने समराइज़ किया है, ठीक है। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर हिट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका नाम को डिकोड करें तो हेपरिन, बच्चों हेपरिन हमारे पास एक ड्रग है, एक दवाई का नाम है, आप लोगों ने इम्यूनोफार्मा में पढ़ा भी होगा। हेपरिन हमारे पास एक ड्रग होती है जो कि एंटीकोगुलेंट का काम कर रही होती है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब होता है कि इसने क्लॉट बनने से बचाना होता है, ये खून को पतला करने वाली ड्रग है, ठीक है। इंड्यूस का मतलब है कि इसकी वजह से हो रहा है, हेपरिन की वजह से होने वाला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपरिन की वजह से होने वाली प्लेटलेट्स की कमी, लो प्लेटलेट काउंट विच इज कॉल्ड बाय हेपरिन। हेपरिन इज अ ड्रग दैट इज एन एंटीकोगुलेंट। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि कम प्लेटलेट्स की वजह से ज़्यादा क्लॉटिंग होती है। बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि पहले हम लोगों ने बात की थी कि जब प्लेटलेट कम होता है तो हमारे पास ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होती है, प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास क्लॉटिंग रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है कि प्लेटलेट भी कम है और क्लॉटिंग भी ज़्यादा है। तो बच्चे इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हम हेपरिन देते हैं तो हम क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हेपरिन देने से ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है? बेसिकली जब भी हम हेपरिन देते हैं ना तो ये जाके प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। प्लेटलेट फैक्टर 4 एक प्रोटीन होता है जो प्लेटलेट से रिलीज होता है, हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 का कम्प्लेक्स बनता है। अब हिट में हमारे पास क्या होता है कि 3 to 5% ऑफ द पीपल डेवलप मॉडरेट टू सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आफ्टर दिस यूजिंग दिस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। सो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी कि हेपरिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून, हर किसी की बॉडी के अंदर नहीं होगा, ठीक है, 3 to 5% ऑफ द पीपल में होगा कि हेपरिन जो है ना वो ट्रिगर करेगा एक इम्यून रिस्पॉन्स। उस इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनना, बेसिकली वही वाली बात है, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ। ये एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्लेटलेट के ऊपर आके अटैच हो जाएंगी। अब पीछे क्या हो रहा था कि एंटीबॉडीज़ आके प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनी है हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ वो आके प्लेटलेट्स को प्लेटलेट पे अटैच होकर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देंगी। और प्लेटलेट जो है ना जब एक्टिवेट हो जाएगा तो अपना काम ज़्यादा करना शुरू कर देगा। प्लेटलेट का क्या काम होता है कि इसने ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्लॉट बनाने होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करना शुरू कर देगा, हर जगह क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा। जब हर जगह प्लेटलेट्स क्लॉट बनना शुरू कर देगा तो प्लेटलेट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे और प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्लॉट्स भी हर जगह बन गए, यानी कि थ्रोम्बोसिस भी बहुत ज़्यादा हो गया और प्लेटलेट का काउंट भी कम हो गया, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये थ्रोम्बोसिस आर्टीरियल और वीनस दोनों जगह पर होती है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स दोनों में थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है। तो इसकी वजह से आपके जो लोअर लिम्स हैं उनमें मॉर्बिडिटी यानी कि लॉस ऑफ लिम्स बीमारी भी हो सकती है, पूरे लिम्स खत्म हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखो बच्चा, आपकी टांगों के अंदर अगर जो आर्टरीज जा रही थी यहाँ पे अगर क्लॉट बन जाएगा तो फिर उसे होगा क्या कि आगे वाले जो टिश्यूज़ होंगे वहाँ का गैंग्रीन या फिर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा ना, वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनको प्रॉपर खून नहीं मिल पाएगा और इवन डेथ भी हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो आप हेपरिन थेरेपी दे रहे थे उसको रोक दें, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली बच्चों क्या हुआ कि हेपरिन ने जो काम करना था, यानी हेपरिन ने क्या करना था, खून को पतला करना था, खून को पतला करने की बजाय उसने उल्टा क्लॉटिंग स्टार्ट कर दी और उस क्लॉटिंग की वजह से प्लेटलेट्स फ़ौरन से कंज्यूम हो गए और प्लेटलेट का काउंट कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या आपकी बुक का मैं दिखा देती हूँ, ये वाला टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटीपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी वगैरह में आ जाता होता है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टीटीपी और हस पढ़ाती हूँ। थैंक यू।